वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं सॉल्यूशंस का लेक्चर नंबर 3 लेकर, और आज उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। पिछली दो वीडियोस में हमने पूरी कंसंट्रेशन टर्म्स जो आपके सिलेबस में है उनको कवर किया है, और आज हम आ गए हैं सॉल्युबिलिटी को लेकर। तो हमारे चैनल पर क्या है कि आपको फिजिक्स भी पढ़ाई जाती है, जहां पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, और यहां पर अब सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। यहां पर क्या है, हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। तो भैया सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी मतलब किसी चीज का खुलना। हाँ, देखो जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक बीकर है, और उस बीकर में मैंने क्या लिया है? पानी लिया है, और मैं उसमें शुगर को डिजोल्व करता जा रहा हूं, शुगर डिजोल्व करता जा रहा हूं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पानी के अंदर जो शुगर है वो घुलना बंद कर देगी, है ना। उस पानी के अंदर जो शुगर है वो घुलना बंद कर देगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती क्या है? हेडिंग बनाइए, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ solvent that can be dissolved in a given amount of solvent, यानी सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो डिजोल्व हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। जैसे मैं कहूं कि मान लो मेरे पास है 500 ml पानी, मेरे पास क्या है? 500 ml वाटर है, और उसमें मान लो कि x ग्राम शुगर जो है, x ग्राम चीनी वो है डिजोल्व होती है एट जब मैं क्या है, जब मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखूं और प्रेशर भी मैं क्या रखूं? कांस्टेंट रखूं। प्रेशर भी मैं क्या रखूं? कांस्टेंट रखूं। यानी जब मैं, अब देखो भाई मेरे पास क्या है, मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, तो मैं टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ा तो नहीं रहा हूं या कम थोड़ी कर रहा हूं। तो टेम्परेचर और प्रेशर को मैं कांस्टेंट रखूं, तो मेरे 500 ml पानी में क्या है कि x ग्राम चीनी जो है वो घुल रही है। अब x ग्राम कितनी भी हो सकती है यहां पर, ठीक है, मान लो 10 ग्राम 20 ग्राम, है ना। हाँ, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? इसी चीज को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। इसी चीज को क्या है? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है ना। अब देखते हैं डिपेंडेंसी ऑफ सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड्स करती है हमारी सॉल्युबिलिटी। तो देखो पहला जो है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट, हमारे सॉल्यूट का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा क्या है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट का नेचर कैसा है उस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। तीसरा है कि हमारा टेम्परेचर क्या है ना, टेम्परेचर क्या है। और चौथा फैक्टर है कि प्रेशर भी कैसा है ना। तो इन चार चीजों पर जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है। पहला क्या है? नेचर ऑफ सॉल्यूट का नेचर क्या है ना। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तीसरा टेम्परेचर, और चौथा प्रेशर। तो इन चीजों को हम क्या है अभी इन चीजों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसको क्या कीजिए, बढ़िया तरीका से नोट करेंगे। इन सभी चीजों को नोट कीजिए। अब देखो, अब क्या है कि अब हम नेचर ऑफ सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का पता करने के लिए कुछ केसेस देखते हैं, और उसमें से पहला केस क्या है हमारा? पहला है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि जब हम लिक्विड में सॉलिड को घोलते हैं तो क्या होता है ना। देखो अब यहां पर सॉलिड क्या है? हमारा सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। तो जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर घोलेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अच्छा, जैसे अगर मान लो कि मैं कहूं कि मेरे पास सॉल्ट है, और मैं सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करूं तो डिजोल्व हो जाएगा। हाँ देखो, अगर मैं कहूं कि मेरे पास है सॉल्ट,
अगर मैं इसको वाटर में डिजोल्व करूं तो वाटर में डिजोल्व कर जाएगा, हाँ बिल्कुल कर जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि नेपथलीन जो है, नेपथलीन जो है वो वाटर में डिजोल्व नहीं करेगी, वाटर में डिजोल्व नहीं करेगी। अच्छा ये क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और वहीं पर बात करूं, अगर मैं वहीं पर बात करूं कि जो नेपथलीन है, ये जो नेपथलीन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं कर रही, लेकिन ये बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर जाएगी, ये बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर जाएगी। अच्छा भैया, मतलब क्या है कि नेपथलीन जो है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं कर रही, लेकिन ये बेंजीन के अंदर डिजोल्व कर रही है, हाँ। और जो सॉल्ट है वो हमारा वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको बेंजीन में डिजोल्व करके देखूंगा तो डिजोल्व नहीं होगा, यानी सॉल्ट जो है वो बेंजीन के अंदर, सॉल्ट जो है वो बेंजीन के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। भैया ये क्या मतलब है कि आप कह रहे हो कि सॉल्ट जो है वो डिजोल्व हो रहा है वाटर के अंदर और बेंजीन के अंदर नहीं हो रहा, हाँ। और जो नेपथलीन है वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो रही, लेकिन बेंजीन के अंदर डिजोल्व हो रही है। ये क्या चक्कर है भैया? तो यहां पर सॉल्युबिलिटी में हम एक रूल पढ़ते हैं, एक रूल पढ़ते हैं, वो क्या है कि लाइक डिजोल्व, लाइक डिजोल्व्स, डिजोल्व्स लाइक, यानी जो जैसा है वो ऐसे में ही घुलेगा। ये एक रूल याद रख लेना, बस इससे ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी जो जैसा है वो वैसे में ही घुलेगा। मान लो तुम किसी से दोस्ती कैसे कैसे करते हो, जिस व्यक्ति का नेचर तुम्हारे जैसा है, तुम्हारी दोस्ती किससे होती है? जिसका नेचर तुम्हारे जैसा होगा उसी से तुम्हारी दोस्ती होगी, है ना, हाँ। और तुम्हारा जिसका तुम्हारे साथ अपोजिट नेचर होगा उसके साथ तुम दोस्ती करोगे? बिल्कुल नहीं होगी तुम्हारे साथ, है ना, हाँ। तो यहां पर क्या है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। अच्छा अब देखो सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर क्यों घुल जाता है? क्या इन दोनों का नेचर सेम है ना? देखो जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट जो होता है वो मिलकर बना हुआ होता है कैटाइंस से और एनाइंस से। देखो सॉल्ट जो है, सॉल्ट किससे मिलकर बना हुआ होता है? हमारा कैटाइन और एनाइन से। जैसे हमारे पास NaCl, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, हाँ। तो NaCl क्या है? हमारा एक सॉल्ट है, NaCl क्या है? हमारा सॉल्ट है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये क्या है? एक पोलर, पोलर सब्सटेंस होता है। यानी ये क्या है, इस NaCl का जो नेचर है वो कैसा होता है? पोलर नेचर होता है। क्यों? क्योंकि इसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज है। अच्छा लेकिन भैया बात करूं वाटर की, तो ये डिजोल्व हो रहा था ना वाटर के अंदर, तो वाटर कैसे बनता है? ऐसे देखो, ऐसे। जो हाइड्रोजन है इन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन है उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा ऐसा क्यों भैया? ये जो ऑक्सीजन है ना, ये जो ऑक्सीजन जो है, ये जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, ये इस बॉन्ड में से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या है? अपनी तरफ खींच लेगी। देखो यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है ना, और हाइड्रोजन है, यहां पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे ये। अच्छा तो ये जो है, ये हाइड्रोजन में से मतलब ऑक्सीजन जो है ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी। तो यहां पर क्या है, इस वजह से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा इस हाइड्रोजन पर, और इस ऑक्सीजन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा भैया ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऑक्सीजन ही क्यों इसको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है? ये हाइड्रोजन क्यों नहीं खींच रहा है इस पानी के अंदर? बात दिमाग में आनी चाहिए, है ना। तो वो ऐसा है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, है ना, वो ज्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। अच्छा भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी, है ना, कैपेसिटी, कैपेसिटी होती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, है ना, कैपेसिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो कैपेसिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। इसलिए ऑक्सीजन पर कैसा आया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आया। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक पोलर, पोलर सब्सटेंस होगा, यानी वाटर है उसका भी नेचर कैसा होगा? पोलर। अच्छा अब जो NaCl है,
ये NaCl है, ये वाटर से ज्यादा पोलर होगा, वाटर से ज्यादा पोलर होगा, लेकिन वाटर भी तो पोलर है भाई, वाटर भी तो पोलर है। बेशक NaCl ज्यादा पोलर है लेकिन वाटर भी तो पोलर है। इन दोनों का नेचर क्या है, दोनों पोलर है। तो ये क्या बोलता है कि लाइक डिजॉल्व इन लाइक्स, यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी जो पोलर है वो पोलर के अंदर ही घुलेगा, जो पोलर है वो पोलर के अंदर ही घुलेगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं नेप्थलीन की, तो नेप्थलीन क्या है, नेप्थलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं। तो देखो नेप्थलीन हमारा कुछ ऐसा बनता है, नेप्थलीन हमारा कुछ हमको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, ये हमारा होता है नेप्थलीन, ये हमारा होता है नेप्थलीन। और मैं जब इसको बेंजीन में घोलूं, बेंजीन कैसी होती है हमारी, ऐसी, बेंजीन कैसी होती है हमारी, ऐसी। तो ये बेंजीन में जो है वो घुल जाता है, नेप्थलीन जो है वो बेंजीन में घुल जाता है, क्योंकि यहां पर क्या है, ये है नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर, और बेंजीन भी क्या होती है, नॉन पोलर, बेंजीन भी क्या है, नॉन पोलर। तो इन दोनों का नेचर सेम, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे में, यानी जो नेप्थलीन है वो बेंजीन में घुल जाएगा। क्यों भैया, इनका क्या है, क्योंकि ये जो नेप्थलीन और बेंजीन है ये मिलकर बने हुए थे किससे, हाइड्रोजन और कार्बन से, और हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो भैया यहां से पोलर सबस्टेंस क्या होते हैं, पोलर सबस्टेंस क्या होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो तुम्हारी सेम, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो डिफरेंट, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो, डिफरेंट, तो वो सबस्टेंस होगा, वो पोलर सबस्टेंस होगा, है ना। जैसे यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, डिफरेंस थी। और नॉन पोलर क्या होगा, नॉन पोलर क्या होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, है ना, सेम हो या फिर ऑलमोस्ट सेम हो, उसको बोलेंगे नॉन पोलर। जैसे यहां पर हमारी हाइड्रोजन और कार्बन की जो हमारी क्या थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, वो ऑलमोस्ट सेम थी, इसलिए ये क्या थे, नॉन पोलर थे, ये क्या थे, हमारे नॉन पोलर थे। तो यहां से क्या है कि एक रूल याद रखो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इसलिए यहां पर जो सॉल्ट है वो वाटर में घुल रहा था, बेंजीन में नहीं, और नेप्थलीन जो है वो वाटर में नहीं घुल रहा था लेकिन बेंजीन में घुल रहा था। हाँ, तो इनसे हमें क्या है, नेचर पता कर सकते हैं कि देखो यहां पर नेचर क्या था, सॉल्यूट का पोलर था, और सॉल्वेंट भी क्या था, पोलर था। यहां पर नेप्थलीन जो है बेंजीन के अंदर घुल रहा था, तो नेप्थलीन का नेचर कैसा था, नॉन पोलर, और बेंजीन का नेचर भी कैसा था, नॉन पोलर। तो यहां से आप नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता कर जान गए बिल्कुल कैसे होता है, ठीक है। यहां तक नेचर पता चल गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अब बात करते हैं कि भैया टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी, है ना। लेकिन उससे पहले आपको कुछ टर्म्स जानना जरूरी है ना, उससे पहले आप कुछ टर्म्स जान लो, तो क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर पर कैसे डिपेंड करती है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, पहले नोट करेंगे इसको। तो अब कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं, और उसमें पहली टर्म क्या है हमारी, जो पहली टर्म आती है वो है हमारी डिसोल्यूशन, डिजोल्यूशन, क्या है, डिजोल्यूशन। पहली टर्म क्या है हमारी, डिजोल्यूशन। डिजोल्यूशन क्या होता है, डिजोल्यूशन क्या है कि मान लो जब तुम सॉल्यूट में सॉल्वेंट डाल रहे हो, है ना, कोई सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, मतलब एक सॉल्यूशन बना रहे हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। अरे भाई, जैसे मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास पानी है, अब मैं पानी में क्या करूं, चीनी डालने लग जाऊं, सॉल्यूशन बना रहा हूं मैं पानी और चीनी का, तो मैं पानी में चीनी डालने लग जाऊं, तो उसमें क्या है, जैसे जैसे आप सॉल्यूट, जैसे जैसे उसमें चीनी डालते जाओगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर चीनी की मात्रा बढ़ती जाएगी। हाँ, इसका मतलब जब भी मैं किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालता हूं तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है। हाँ, इसी प्रोसेस को, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। तो क्या है ये डिसोल्यूशन, क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, when we add solute in a solution, then its concentration increases. This process
इज नोन एज दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिजोल्यूशन, है ना। हाँ, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास क्या था, पानी था, ठीक है, तुम्हारे पास क्या था, पानी था, ठीक है। हाँ, तो अब तुम इसमें क्या है, शुगर डाल रहे हो, तुम इसमें अब शुगर डाल रहे हो, तो इसमें शुगर क्या है, सॉल्यूट था, इसमें सॉल्यूट था। तो जैसे जैसे तुम इसमें शुगर को डालते जाओगे तो इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, यानी इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ती जाएगी, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तुम इसमें सॉल्यूट ऐड करते जाओगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब दूसरी टर्म आती है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, दूसरी आती है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है कि मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है, और उसमें पानी है कितना, 1 लीटर, उसमें पानी है कितना, 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, और मान लो कि इसमें 100 ग्राम 100 ग्राम सॉल्ट जो है वो आ सकता है ना। इसमें 100 ग्राम सॉल्ट डाला तुमने, और जो 100 ग्राम सॉल्ट है वो इसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। हाँ, 100 ग्राम सॉल्ट जो है उसमें कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा, 1 लीटर पानी के अंदर 100 ग्राम सॉल्ट जो है वो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद तुम एक भी दाना एक्स्ट्रा डालोगे सॉल्ट का, तो वो क्या है, इसके बेस में आकर डिपॉजिट होने लगेगा, वो इसके बेस में आकर डिपॉजिट होने लगेगा। अच्छा, तो क्या अब ये जो दाना है, ये वही दाना है जो आपने बाद में डाला था, क्या वही दाना यहां पर आके डिपॉजिट हुआ है जो आपने बाद में डाला था, नहीं। यहां पर कौन सा दाना डिपॉजिट होगा, कौन सा दाना डिपॉजिट होगा, जो दाना आपने सबसे पहले डाला था, है ना, जो आपने दाना एक्स्ट्रा डाला, जो डाला था 100 ग्राम के बाद, वो क्या है, वो तो डिजोल्व हो जाएगा, वो तो डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन आपने जो सबसे पहला दाना डाला था वो क्या होगा, वो अपनी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, और इस बीकर की क्या है, सरफेस पर इस बीकर की बेस में आकर क्या है, डिपॉजिट हो जाएगा, इस बीकर की बेस में आकर क्या है, डिपॉजिट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मतलब जैसे आप देखते हो कि किसी चीज, कोई हमें नई चीज लानी है तो उसके लिए हमें पुरानी चीज को हटाना पड़ता है ना। जैसे आप कहो कि तुम्हारे स्कूल चलते हैं, है ना, तो स्कूल में क्या है कि कोई 12th का, जैसे अब तुम 12th में हो, है ना, तो जब तुम 12th में से स्कूल को छोड़कर जाओगे तभी तो दूसरा बैच 12th में एंटर करेगा, है ना। जब तुम अपनी 12th क्लास का बैच तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तुम 12th क्लास के बैच को छोड़कर जाओगे तभी 11th वाला बैच एंटर करेगा 12th क्लास में। हाँ, तो जो 11th वाला बैच है, जब वो एंटर किया, वो कब एंटर किया, जब तुम वहां से मतलब जब तुम स्कूल से आउट हुए, हाँ, स्कूल से पास आउट हुए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई नया सॉल्यूशन डालूंगा, है ना, 100 ग्राम के बाद जितना भी मैं डिजोल्व करूंगा शुगर को या फिर सॉल्ट को, वो तो डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन जो पहले मैंने डिजोल्व किया था वो अपनी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक समझ आया। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, when solute get collide with more solute particles, with more solute particles, then it converts in their solid form and get separated out, ठीक है। फिर वो क्या है, अपनी सॉलिड फॉर्म से मतलब लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, मतलब सॉल्यूशन से वो सेपरेट हो जाएगा। इसी चीज को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, किसके बारे में बात करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन बनाए, है ना, जिसमें कि उसकी जितनी कैपेसिटी है हम उसमें उतना ही सॉल्यूट जो है वो ऐड कर सकते हैं।
अब जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, वाटर है, 1 लीटर पानी है मेरे पास, और मैं उस 1 लीटर पानी में, उस पानी की कैपेसिटी है कि उसके अंदर केवल और केवल 100 ग्राम सॉल्ट ही ऐड हो सकता है ना। 1 लीटर पानी है और उसकी कैपेसिटी क्या है कि उसके अंदर 100 लीटर पानी जो है, मतलब 100 ग्राम सॉल्ट जो है वो ही ऐड हो सकता है। अब मैंने क्या किया, उस 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सॉल्ट को ऐड कर दिया, 100 ग्राम सॉल्ट को ऐड कर दिया, तो उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 100 ग्राम की, तो मैंने 100 ग्राम ऐड किया, तो 100 ग्राम तो उसमें 100% डिजोल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन अब उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो, एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है वो ऐड नहीं होगा। अगर मैं उसको और ज्यादा एक्स्ट्रा सॉल्ट देता हूं तो वो क्या है, उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। मतलब क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम और फर्दर सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम फर्दर और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या है, द मैक्सिमम सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent at a particular temperature, टेम्परेचर, है ना। अगर हम क्या है, अगर हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, हमारा सॉल्यूशन के यानी हमारे सॉल्वेंट के अंदर कितना अमाउंट घुलेगा सॉल्यूट का, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इसमें हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो ऐड नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा सॉल्यूट जो है वो हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अब दूसरा सॉल्यूशन जो आता है वो आता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि अब मान लो कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, अब उस 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सॉल्यूट आ सकता है, मतलब 100 ग्राम सॉल्ट आ सकता है। हाँ, तो अब मैंने उसमें पहले क्या था, मैंने इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या था कि 100 ग्राम सॉल्ट आ सकता था इसमें, तो मैंने 100 ग्राम सॉल्ट जो है वो ऐड कर दिया था। उसके बाद अब और जो है सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है कि एक लीटर पानी है, उसमें 100 ग्राम सॉल्ट आ सकता है, लेकिन अब की बार मैंने 100 ग्राम सॉल्ट जो है ऐड नहीं किया। अब की बार मैंने सॉल्ट क्या है, कम ऐड किया है, मान लो 60 ग्राम कर दिया, 50 ग्राम कर दिया, मतलब अभी उसकी कैपेसिटी जितनी है, उसकी जितनी कैपेसिटी थी, उसकी कैपेसिटी से कम सॉल्ट जो है मैंने ऐड किया है। इसका मतलब उस सॉल्यूशन में और सॉल्ट या फिर और सॉल्यूट आ सकता है ना। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम और सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या होगी, अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स less than the maximum amount of solute that is capable of being dissolved, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्यूट आ सकता था उससे हमने क्या है, उस सॉल्यूशन से हमने कम सॉल्यूट ऐड किया है ना। उस जिसकी यानी किसी सॉल्यूशन की जितनी कैपेसिटी थी उस कैपेसिटी से हमने क्या है, कम सॉल्यूट ऐड किया है, तो उसको क्या है, हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। अब आता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब क्या आता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब भैया ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है कि मान लो कोई एक सॉल्यूशन है, फिर से वही सॉल्यूशन लेते हैं कि हमारे पास 1 लीटर पानी है और उसमें 100 ग्राम सॉल्ट जो है वो आ सकता है। अब इस बार हमने कैसे भी टेम्परेचर दे के उसको, है ना, कैसे भी टेम्परेचर दे दाके उसको हमने क्या कर दिया कि उसमें 100 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट को ऐड कर दिया। मतलब किसी भी सॉल्यूशन की जितनी कैपेसिटी थी
जितनी कैपेसिटी थी सॉल्यूट को अपने अंदर घोलने की, उससे ज्यादा हमने उसके अंदर क्या है सॉल्यूट को घोल दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स more than the maximum amount of solute that is capable of being dissolved at a given टेम्परेचर। यानी हमने उसको कुछ टेम्परेचर दिया तो उसमें क्या है कि और ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं टेम्परेचर दे के, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कैसा बोलेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां तक इसको नोट कीजिए, इसको नोट करेंगे। अब क्या आता है? अब आता है हमारा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक साथ होने लग जाएं। मतलब मान लो कि मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, ये रहा मेरे पास कोई एक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसमें अगर सॉल्यूट डालूंगा, अगर मैं इसमें जितने सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालूंगा वो इसमें से क्या होंगे? इतने ही सॉल्यूट के पार्टिकल्स सेपरेट होंगे। मतलब इसमें क्या है कि हमारा डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो दोनों एक साथ हो, है ना। क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों एक साथ हो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। मान लो कि मैंने इसमें क्या है सॉल्यूट के पार्टिकल्स डाले कुछ, तो जितने सॉल्यूट के पार्टिकल डालूंगा वो क्या है उतने ही सेपरेट हो जाएंगे सॉल्यूशन से, वो उतने ही क्या है सेपरेट हो जाएंगे। मतलब अब उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स और डिसॉल्व नहीं होंगे, सीधी सी बात ये बोल दो। जितने सॉल्यूट डालोगे उतने ही क्या होंगे? सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों एक साथ हो रही होती हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये समझ में आया? डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ में आ गया कि जब क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन दोनों एक साथ हो रहे हो। मतलब कैसे लिखेंगे इसको? अ स्टेज will reached when dissolution and crystallization occurs at same rate, है ना। मतलब दोनों क्या है? एक ही रेट से क्या हो? दोनों एक ही रेट से हो रही हो क्या? डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। मतलब अगर मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करूं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर देखूं, तो जब मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो वहां पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो होगा भैया वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल होगा। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे हो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन के इक्वल होता है। जैसे मान लो कि मेरे पास ए प्लस बी, ये है ए प्लस बी, और ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है ना। तो जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होती है यहां पर? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या रहती है यहां पर? कांस्टेंट रहती है। हमारी यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो है वो कांस्टेंट रहती है। किस पर? डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर। और जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा वो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के इक्वल होता है। ये चीज डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात हो गई, है ना। हाँ, इसको नोट कीजिए, फिर पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होगा। ठीक है, अब देखो अब क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड।
सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रही थी, तो उस सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर हमारे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो जान लेते हैं। तो देखो हमारा ली चैटेरियल प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही होती है तो उसके लिए जो हमारा डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है। और जो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसके लिए हमारा डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है। डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होता है ली चैटेरियल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उनके लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, मतलब उस रिएक्शन का जो है रेट बढ़ेगा, और देखो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उनके लिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं ना तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज करती है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी जब डिक्रीज कर रही है इसका मतलब उस रिएक्शन का रेट भी कम होगा। बस याद रखो कि टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है, अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटेगी, मतलब उस रिएक्शन का रेट घटेगा। समझ गए? हाँ। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, यहां पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर अगर मैं देखूं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो यहां पर प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। यहां पर क्या है, प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड इन लिक्विड में, क्योंकि देखो जब सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड क्या है, सॉलिड है इनकम्प्रेसिबल है ना। जब मैं उनको कंप्रेस करूंगा है ना, सॉलिड पर प्रेशर डालूंगा तो कंप्रेस ही नहीं होंगी क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है सॉलिड और लिक्विड है ना। सॉलिड क्या है, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन पर वो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा।